हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे जो केमिस्ट्री का सेक्शन हमने शुरू किया है उसका पार्ट 2, चैप्टर नंबर 1+1 केमिस्ट्री का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? वह दिया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। इनकी जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था। कब दिया था? ये दिया था 1803 में, यानी कि 1803 में। तो इस लॉ की बात करते हैं। इसमें कहता है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, यानी कि जब दो एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट देते हैं? वो दो या दो से अधिक कंपाउंड्स देते हैं, तब द वेट ऑफ वन एलिमेंट, तो वेट, एक एलिमेंट का वेट विच इज़ कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, तो जो दो एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं उनमें से एक का मास जो है वो फिक्स होगा और जो दूसरा है उसका मास जो है कंबाइन होगा, तो उन दोनों का मास जो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे, ठीक है। तो उनके मास की जो रेशो है, ठीक है, कंबाइन होने की रेशो है वो सिंपल रेशो होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। हमारे पास दो कंपोनेंट है, दो एलिमेंट है ए एंड बी। ए का जो मास है वो फिक्स्ड है और बी का जो है वो वेरी कर सकता है। तो इसी प्रकार जब ए और बी दोनों मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है हमारे पास ए बी, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बनता है ए बी टू। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ए है वो एक ही है, ठीक है, इसका मास जो है वो फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। लेकिन जो बी है उसका मास जो है वो वेरी कर रहा है। जैसे बी का मास मान लेते हैं यहाँ पे m1 है और b2 का मास जो है वो m2 है। तो जो रेशो होगी किसकी, जो दूसरा कंपोनेंट है जो वेरी कर रहा है जिसका मास, वो उन दोनों की जो रेशो होगी वो सिंपल रेशो होगी। यहाँ पर लिखा है m1/m2 इजिकल टू सिंपल रेशो होगी, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तब एक बार ये वाटर बना रहे हैं, ठीक है, और एक बार बना रहे हैं H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसका मास है 2 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे है मास जो है वो 2 ग्राम है और हाइड्रोजन का मास जो है वो फिक्स है, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन है, इसका मास है 2 ग्राम, यह भी फिक्स मास है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका मास जो है वो बदल रहा है, ठीक है। वाटर में इसका मास कुछ और है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसका मास जो है वो कुछ और है। तो यहाँ पर है, यहाँ पे वाटर में 16 ग्राम है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 32 ग्राम है, ठीक है, 32 ग्राम है। तो वाटर वाला ऑक्सीजन मास है m1 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला है m2। तो इस m1 और m2 की जो रेशो होगी वो होगी सिंपल रेशो। तो देखिए यहाँ पर m1/m2 16/32, ठीक है, 16 है हाइड्रोजन वाटर का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 32 है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे। तो इसकी रेशो आ रही है 1:2। तो ये रेशो जो है वो एक सिंपल रेशो है। यानी कि सिंपल रेशो का मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, जैसे 1.5 हो गया वैसे नहीं होगा, 2.5 2.7 कुछ भी, तो उस तरह से नहीं होगी। यह पूरा नंबर होगा और सिंपल तरीके से होगा, जैसे 1:3 हो गया, ठीक है, 1:4 हो गया, 2:3 हो गया, इस तरह से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती है तो वो दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ही दे रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें यहाँ पे कार्बन का मास जो है वो फिक्स है, कार्बन का मास जो है वो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का मास जो है वो वेरी कर रहा है इन बोथ केसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर 12 ग्राम है कार्बन का और 12 ग्राम है कार्बन का, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है वो कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम है और कार्बन मोनोऑक्साइड में है 16 ग्राम, ठीक है। तो इसकी रेशो क्या होगी? जो मास जो है वो वेरी कर रहा है उसकी भी रेशो है m1:m2, 32:16 और इसकी रेशो आ जाएगी 2:1, सिंपल रेशो बन गई, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात जो है वो समझ आई हुई होगी। अब बता रहा है कि इसका मतलब क्या है कि 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इज यूज टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि 2 पार्ट्स किसके, ऑक्सीजन के चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए।
जबकि एक पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज टू मेक कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि अगर हमें दो, ठीक है, दो पार्ट क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और एक पार्ट कार्बन होगा तो हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमारे पास एक पार्ट जो है वो कार्बन है और एक पार्ट ऑक्सीजन है तो वहाँ पे बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है तो N2O बनता है, NO बनता है, ठीक है, NO2 बनता है, N2O3 बनता है और N2O5 बनता है। यहाँ पे हमें फिक्स करनी पड़ेगी क्या, मास फिक्स करना पड़ेगा किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया, इसलिए यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर भी 2 लगाया, ठीक है। और ऑक्सीजन की जो रेशो आएगी यह M1 M2 M3 M4 M5, तो इसकी रेशो जो होगी वो सिंपल रेशो होगी, ये देखिए 1:2:4:3:5। तो इस प्रकार से यह है। कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जो डाल्टन द्वारा एटॉमिक थ्योरी दी गई थी उसकी बात करते हैं। तो डाल्टन का कहना है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। भाई सीधी सी बात है कि जो एटम्स, जो मैटर जो बना हुआ होता है वो छोटे छोटे एटम्स का बना हुआ होता है, ठीक है। एटम्स आर वेरी टाइनी, एटम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जो कि एक अल्टीमेट पार्टिकल होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल। नेक्स्ट है एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जो एलिमेंट एटम होते हैं एलिमेंट्स के, वो आइडेंटिकल इन मास, मास में आइडेंटिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एटम जो है, ठीक है, एटम जो है उनकी एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट होंगे, ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफरेंट होगी और उनका मास जो है वो भी डिफरेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल के रूप में, एक टेबल ले लेते हैं और चेयर लेते हैं, ठीक है। चेयर जो है वो अलग एटम से बनी हुई होगी और टेबल जो है वो अलग एटम से बना हुआ है। तो चेयर के जो एटम्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और मास जो है वो डिफरेंट होगा, और टेबल के जो मास है, टेबल का जो एटम्स के मास है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी और मास भी अलग होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो एटम्स जो हैं वो होल नंबर में, ठीक है, होल नंबर में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एटम जो है वो उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है और कभी बनाया नहीं जा सकता है, यह बात कह रहा है। तो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसके मास को कंपेयर करेंगे, हम मास को कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, 1 कार्बन 12, यानी कि कार्बन का जो 12th मास होगा उसके साथ हम जो है वो एलिमेंट के मास को कंपेयर करेंगे, तो उसका जो है वो एटॉमिक मास हमें पता लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स मतलब मास हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन वन अपॉन यानी कि 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12, यानी कि जो मास है किसका, एटम C12 का, उससे कितना हैवी है, ठीक है, जो एलिमेंट का मास है वो कितना हैवी है, किससे, 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12, ठीक है। तो कार्बन के मास से कितना हैवी है उसको हम कहेंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, ठीक है। अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट है जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो हमें ये बात याद रखनी है कि 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के, जिसको हम कहते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 1 मोल होता है
किसके बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर एट NTP एंड STP। और वही किसके बराबर होता है, 1 ग्राम मोल ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के 1 ग्राम मोल के बराबर, और 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, और एलिमेंट के 1 ग्राम एटम के बराबर, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है। बात करें 1 मोल इजकल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। मोल की बात करें तो मोल जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये जब हम क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके, तब हमें यह अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट NTP। तो 1 मोल ऑफ ए गैस, यानी कि किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा एट NTP, ठीक है, एट NTP। तो ये होगा 22.4 लीटर। तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। इसी तरह 1 मोल ऑफ गैस कंटेन, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस कंटेन करती है कितने मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल हैं उसमें कितना वॉल्यूम होगा, उनका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, ठीक है। और इसी तरह बात कर रहा है कि मोल्स एट NTP, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मास ऑफ, मास पूछा है, ठीक है, मास पूछा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इन्होंने पूछा है कि एक मॉलिक्यूल का, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है उसका मास जो है वो कितना है, उसका मास जो है वो कितना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का वो कितना होता है, ठीक है। तो कार्बन का होता है 12, ठीक है, 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो टोटल हो गया 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम, ठीक है। तो 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है या एटॉमिक वेट होता है वो बराबर होता है कितने पार्टिकल्स के, कितने मॉलिक्यूल्स के, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 18 ग्राम में कितने 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 28 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में। तो ये जो है वो यहाँ नीचे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल बचा फिर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये काटा जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 से और 0 5, ठीक है, 4.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है इतना, 4.65 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों कि आपको यह समझ आया हुआ होगा। अब बात करते हैं हम जो टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, वो क्या होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसके यूनिट क्या होते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो इसके यूनिट होते हैं। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि सल्यूट के ग्राम मोल्स, कितने ग्राम मोल
सोल्यूट के हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में जो है वो वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उस सोल्यूशन का। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोलर, मोलर। अब बात करते हैं मोलैलिटी की, मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ग्राम, कितने ग्राम जो है वो सोल्यूट है, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का कितना वेट है इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। और इसकी यूनिट क्या होती है, मोलल, इसकी यूनिट क्या होती है, मोलल। अब बात करते हैं हम फॉर्मेलिटी की, फॉर्मेलिटी की। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का वेट, ठीक है, ग्राम में, अपॉन फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो फार्मूले का वेट होता है वो कितना है, ठीक है, वेट कितना है सोल्यूट का, ठीक है, अपॉन फार्मूला वेट, क्योंकि उसके सोल्यूट है उसका फार्मूला वेट क्या है, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और इसकी यूनिट क्या होती है, फॉर्मल, इसकी यूनिट होती है फॉर्मल। अब आगे आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें ए जो है वो सोल्यूट है और बी जो है वो सॉल्वेंट है, बी जो है वो सॉल्वेंट है, इन दोनों को मिला के क्या बना, सोल्यूशन। तो एन ए जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और इसकी मोल फ्रैक्शन क्या आएगी, एक्स ए इजिकल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसकी निकाल रहे हैं, सोल्यूट की, तो सोल्यूट आएगा ऊपर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स, ठीक है, अपॉन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि टोटल मोल ऑफ जो सोल्यूशन में जितने भी मोल हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसी तरह एन भी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ, टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, जैसे कि जिसको हम कह देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने स्टार लगाना है, इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की वो बराबर होती है 1 के, वो बराबर होती है 1 के, ठीक है। अब बात करते हैं मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज कैसे निकलेगी, हमें मोल परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेगी उस सोल्यूशन की और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, इससे हमें मोल परसेंटेज मिल जाएगी। और मोल परसेंट ऑफ ए, ए यानी कि सोल्यूट की, सोल्यूट की मोल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी गुणा मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे क्या निकलेगी, मोल परसेंट ऑफ सोल्यूट। और मोल परसेंट ऑफ बी यानी कि सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, तो इससे मोल फ्रैक्शन मोल परसेंट निकल जाएगी किसकी, सॉल्वेंट की। अब आता है पीपीएम। अब ये पीपीएम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जो हमने कंपाउंड लिया है उसके कितने पार्ट्स हैं पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि उस कंपोनेंट के कितने पार्ट हैं पर मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के पर मिलियन पार्ट में, पर मिलियन होता है 10⁻⁶, यानी कि 10 लाख, 10 लाख। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, W, ठीक है, W यानी कि सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, और बड़ा W जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁶, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। अब इसके बाद हम जो बच गया इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बच गई, उसको वन लाइनर में हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, और आपको अगर ये सब इम्पॉर्टेंट लगे तो शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टैट की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा टारगेट है 100+10 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, किसी भी हालत में इस टैट में, ठीक है, चाहे वो नॉन मेडिकल वाले हों, ठीक है,
नॉन मेडिकल वाले हों, मेडिकल वाले हों या फिर आर्ट्स वाले हों। तो दोस्तों टारगेट जो है वो रिवाइज़ करते रहना है, ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें।